हेलो गाइस, वेलकम टू ऑलवेज राइज। तो आज इस वीडियो में हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इवोल्यूशन का जो फेज हमने डिस्कस कर रहे थे उसका हम जो है सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने जो है जो आपके दो फेजेस थे उनको डिस्कस कर लिया था और इसमें जो है हम बाकी रिमेनिंग डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ करंट सिनेरियो क्या है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का वो भी डिस्कस करेंगे। तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर जो है जो आपके थिंकर्स हैं यहाँ से इवॉल्व होने शुरू हुए हैं। यहाँ से थिंकर्स की जो बुक है वो पब्लिश होनी शुरू हुई है। तो ये एक तरीके का शुरुआती दौर है जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आपने ये समझ लिया तो जो आपके मेजर थिंकर्स की प्रॉब्लम होती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कौन है वो यहाँ से सॉल्व हो जाएगी। उससे पहले एक अनाउंसमेंट है कि अनअकैडमी कॉम्बैट एक तरीके का कंपटीशन लॉन्च करने वाले हैं जो कि फोर्थ नाइटली कंपटीशन होगा एनटीए यूजीसी नेट के लिए। इसमें जो है 40 क्वेश्चंस होंगे, पेपर 1 और पेपर 2 को इंक्लूडेड, और ये 60 मिनट्स का चैलेंज होगा। इसमें साथ ही साथ आपको ये भी बताया जाएगा कि किस तरीके से एनटीए जो ओरिजिनल एनटीए क्वेश्चंस हैं उनको आप क्या कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं और किस तरीके से आप उसको क्यूरेट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ बेस्ट एजुकेटर्स। और एक तरीके से चूंकि ये बहुत सारे लोगों के साथ होगा तो आपको सुपर लाइव बोर्ड मिलेगा, ऑल इंडिया लाइव लीडर बोर्ड मिलेगा। तो इस पे क्या करेंगे, आप अपनी रैंकिंग को देख सकते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा फन वाला होने वाला है। और साथ ही साथ आपकी जो नॉलेज है वो भी जो है आपको बूस्ट करेगा और आपको ये भी पता चलेगा कि आपकी जो है वीकनेस क्या है। ठीक है, ये कॉमर्स मैनेजमेंट के लिए है और इसमें जो रैंक 1 होंगे उनको 10,000 का अमेज़न वाउचर मिलेगा। जो सेकंड रैंक है उनको 5,000 का अमेज़न वाउचर मिलेगा। जो रैंक 4 टू रैंक 3 में है उनको 2000 का अमेज़न वाउचर मिलेगा। और रैंक 4 टू रैंक 50 में जो भी आते हैं उनको 1000 का अमेज़न वाउचर मिलेगा। और आपको जो है ये कैसे अनलॉक करना है, साकरिन एनटीए कोड आपको यूज करना है टू अनलॉक दीज एक्साइटिंग प्राइजेस एंड दिस एक्साइटिंग कंपटीशन। और इसके लिए आपको क्या करना है, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से आपको क्या करना है, एनरोल करना है, क्योंकि वहीं से जो है आप साकरिन एनटीए कोड को यूज कर सकते हैं और वहीं से जो है आप इस एक्साइटिंग प्राइस को अनलॉक कर सकते हैं। तो अगर आपको एनरोल करना है, आप नए यूजर भी हैं, सो गो फ्रॉम दैट लिंक ओनली। अब अपकमिंग बैचेस आ रही हैं अनअकैडमी पे फॉर एनटीए यूजीसी नेट। जो इसमें जो आपके टॉप एजुकेटर्स हैं वो आपको पढ़ाएंगे, जिसमें कॉमर्स के लिए नवदीप कौर और वेणुधार रौतिया है जो पेपर 1 और कॉमर्स के लिए देखेंगे। साथ ही साथ साक्षी पटेल और आशिमा नेगी ये आपकी सोशियोलॉजी के लिए रहेंगी। बुशरा एंड अदिति जी अगेन कॉमर्स और पेपर 1 के लिए। फिर सिमरन प्रीत और नवीन सख, ये लोग आपके, हमने इनके बारे में आपको बताया था, ये आपका डिस्कस करेंगे। फिर 11 जनवरी जो कि मंडे से है वो शुरू करेंगे हिंदी के लिए राम कुमार और साक्षी सिंह। 13 जनवरी वेडनेसडे को होम साइंस के लिए शुरू होगा, दैट इज अन मैथ्यू एंड आशिमा नेगी। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए नवीन सर सर और बेगी राम सर जो है आपको पढ़ाएंगे। और अभी जो है फिर से प्राइस हाइक होने वाला है, तो आप जो है उस प्राइस, अगर आपको एनरोल करना है तो मेक श्योर कि आप जल्दी कर लें। इससे क्या हो जाएगा, जो आपका प्राइस हाइक होने वाला है वो नहीं होगा। और इसके लिए आपको क्या करना है, अगेन साकरिन एनटीए कोड जब आप यूज करेंगे, ये वाला जो कोड यूज करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और जो लोग नए यूजर हैं वो लोग क्या करेंगे, हमारे दिए गए लिंक में जाकर एनरोल करेंगे, क्योंकि वहीं से जो है ये कोड अनलॉक होगा। अगर आप डायरेक्ट डाउनलोड कर रहे हैं तो वो अनलॉक नहीं होने वाला है कोड, तो इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो अब जो है हम फेज 3 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो फेज 3 था वो था एरा ऑफ चैलेंजेस। वाई इट इज नोन एज एरा ऑफ चैलेंजेस, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ था, जिस तरीके से आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इवॉल्व हो रहा था, इसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के उस इवोल्यूशन को, उस थियरीज को इन लोगों ने क्या किया था, चैलेंज किया था फ्रॉम टू पर्सपेक्टिव। अब इसमें क्या क्या चीजें हैं जो आपको जाननी जरूरी है। तो इसमें जो है चेस्टर वन बर्नार्ड की बुक आई थी 1936 में, और उस बुक का नाम था द फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि जैसे जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का स्कोप बढ़ता जा रहा था, जिस तरीके से इसके प्रिंसिपल पे एम्फेसाइज होता जा रहा था, उस तरीके से इसको इंटेलेक्चुअल चैलेंजेस भी फेस करने पड़े थे। और इसी चैलेंजेस
को फेस करते हुए चेस्टर वन बर्नार्ड की बुक आई थी और इस बुक का नाम आपको विथ ईयर आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, तो बेसिकली इसमें जो है थ्योरेटिकल कंसेप्ट को चैलेंज किया गया था फ्रॉम टू पर्सपेक्टिव्स। वो दो पर्सपेक्टिव क्या थे, फर्स्ट जो था वो नए न्यू जनरेशन ऑफ थियरिस्ट थे जिन्होंने बोला कि पॉलिटिक्स और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अगर आप लाइन डिवाइड कर रहे हैं तो वो कभी पॉसिबल ही नहीं है। मतलब पॉलिटिक्स और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दे बोथ आर नॉट डिफरेंट। अगर आपने उसको अलग करने की कोशिश की, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एज अ अलग सब्जेक्ट बनाने की कोशिश की, तो दैट इज गोइंग टू बी हार्मफुल और ये कभी हो ही नहीं सकता। जो सेकेंड थे आपके जो सेकेंड आपका थॉट था, जो सेकेंड पर्सपेक्टिव था, उन्होंने क्या किया, ये थियरीज जो थी इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल्स को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। ठीक है, और वो कौन से प्रिंसिपल्स थे कि जो था कि वो मतलब क्या प्रिंसिपल एडमिनिस्ट्रेशन है, क्या इसका कोई यूनिवर्सल और अल्टीमेट प्रिंसिपल है भी या नहीं है। यानी उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल्स को ही क्रिटिसाइज करना शुरू किया कर दिया और इसकी वजह से, इन दो रीजनों की वजह से इसको बोला जाता है एरा ऑफ चैलेंजेस। अब यहाँ पर एक बुक है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और वो है एलिमेंट्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। यू हैव टू रिमेंबर दिस बुक, एडिटेड बाय FM मार्क्स। और इसमें एक तरीके से साथ ही साथ जो है जितने भी थिंकर्स थे इस एरा में, उन्होंने एक तरीके से लाइन डिवाइड करने की कोशिश की पॉलिटिक्स और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, और एक तरीके से उनको रियलाइज हुआ कि ये लाइन जो है नहीं ड्रॉ हो पाती है। जिस तरीके से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को पोर्ट्रे किया गया था, तो ये जो राइटर्स थे इन्होंने बोला कि वो वैल्यू न्यूट्रल हो ही नहीं सकता है। तो जो एक हम लोग बोलते हैं ना कि नहीं, ब्यूरोक्रेसी विल बी वैल्यू न्यूट्रल, जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन है वो वैल्यू न्यूट्रल होगा। तो इस एरा में यानी थर्ड फेज में जितने भी राइटर्स आए उन्होंने क्या किया, बोला कि नहीं भाई ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है, पूरी तरीके से डिनाई कर दिया। और इसी जब ये सारी डिस्कशन हो रही थी, ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स हो रहे थे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, तो यहाँ पर एक नया स्कूल आया और ये जो स्कूल है उसको बोला जाता है ह्यूमन रिलेशंस स्कूल। और इन्होंने बोला कि जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है वो जो है लास्ट वर्ड नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन में, बल्कि जो सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं वो भी एक तरीके से इफेक्टिव फोर्स होते हैं इन एडमिनिस्ट्रेशन। तो आप इसको जो है साइंस 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 करना बंद कर दीजिए, बिकॉज इसमें जो है सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर आते हैं। और ये किसका कहना था, ह्यूमन रिलेशंस स्कूल का। कुल मिला के इन्होंने बताया कि ह्यूमन कंपोनेंट जो है मैनेजमेंट में वो भी इम्पॉर्टेंट है, और ह्यूमन कंपोनेंट आपके हैं कि किस तरीके के एनवायरनमेंट में आप काम करते हैं, डायरेक्टर और स्टाफ का जो है इंटेंशन क्या है, क्या उस वर्क से उनको सेटिस्फेक्शन मिल रही है, जो कंज्यूमर जा रहे हैं क्या उनको सेटिस्फेक्शन मिल रही है, ये चीज है कि नहीं है। अब यहाँ पर जो है हर्बर्ट साइमन बिकम्स वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उन्होंने बोला कि जो साइंटिफिक आइडियाज हैं इन द फील्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट वो उसको सपोर्ट करते थे एक तरीके से। ठीक है, लेकिन उन्होंने जो है जो ट्रेडिशनल राइटर्स ने साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में बताया था, जो प्रोपोनेंट्स दिए थे, उन्होंने बोला था कि वो जो है नो मोर देन प्रोवर्ब्स है, मतलब वो उतने इफेक्टिव नहीं है जितने की होने चाहिए। तो उन्होंने क्या प्रेजेंट किया, जो ट्रेडिशनल आपके थिंकर्स थे जो साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में बता रहे थे, उन्होंने कहा नहीं आप इस मॉडल में नहीं जाएंगे, आप जाएंगे रैशनल डिसीजन मेकिंग मॉडल। ये जो क्वेश्चन है आपके यूजीसी नेट के एग्जाम में पूछा गया था कि हु हैज प्रोपाउंडेड रैशनल डिसीजन मेकिंग मॉडल इन द थियरी ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, एंड इसका आंसर है आपके हर्बर्ट साइमन, क्योंकि इन्होंने जो एम्बिग्यूटी थी आपकी ट्रेडिशनल साइंटिफिक मैनेजमेंट में उसको फिल करने का काम किया। अब इसमें इंपॉर्टेंट थिंकर आते हैं रॉबर्ट डहल। उन्होंने भी क्या किया, साइमन की तरह ही यानी हर्बर्ट साइमन की तरह ही उन्होंने बोला कि केवल एडवांस मेथड्स को अगर आपने अप्लाई कर दिया मैनेजमेंट में तो वो एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, बल्कि आपको उसको जज करना पड़ेगा सोशल, हिस्टोरिकल, सोशियोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक एंड अदर फोर्सेस, दैट इज एनवायरमेंटल फोर्सेस इन द सोशल स्फेयर, जिससे कि एडमिनिस्ट्रेशन बनता है। यानी जो आपके
अर्लियर फेजेस में बोला गया था कि डेटा कलेक्शन होता है साइंटिफिक मैनेजमेंट में, उसका एप्लीकेशन होता है, उसके बाद से उसकी टेस्टिंग होती है। तो वो एक हाइपोथेसिस जो लोग क्रिएट करते हैं वो चीज़ नहीं होगी, बल्कि आपको जो है बाकी सारे जो एस्पेक्ट हैं जो कि हमारी ह्यूमन लाइफ को डील करते हैं, दे आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। और ये दिया था के दो थिंकर्स ने, फिर से रिपीट करा रहे हैं, हर्बर्ट साइमन जिन्होंने दिया था रैशनल डिसीजन मेकिंग मॉडल, और रॉबर्ट डहल जिन्होंने बोला था कि एडवांस मेथड और टेक्निक्स को अगर आपने अप्लाई किया तो वो जो है वो केवल एडमिनिस्ट्रेशन की पहचान नहीं होते हैं। डहल ने जो है और भी आर्गू किया, और उन्होंने जो 3 प्रॉब्लम्स इन साइंटिफिक थ्योरी थी, जिसको क्लासिकल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी बोलते हैं, उसको भी जो है क्या किया, चैलेंज किया एक तरीके से। और उन्होंने जो है 3 प्रॉब्लम्स गिनाई थी, और वो कौन-कौन सी हैं कि दिस the exclusion of the normative elements from the administrative theory. There have no human aspects in scientific administrative theories. एक्सक्लूजन ऑफ नॉर्मेटिव एलिमेंट्स का मतलब होता है जो हमारे नॉर्म्स और जो हमारे वैल्यूज होते हैं वो जो आपके अर्लियर फेजेस में थे उनको नहीं अप्लाई किए जा रहे थे। वो बोल रहे थे कि ये जो क्लासिकल थियरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें उन्होंने क्या कर दिया है, नॉर्मेटिव एलिमेंट्स को बिल्कुल खत्म कर दिया है। दूसरा उन्होंने बताया कि ह्यूमन एस्पेक्ट्स को उन्होंने कंसिडर नहीं किया है, और उन्होंने बोला कि ये जो थियरीज हैं यानी क्लासिकल थियरीज हैं एडमिनिस्ट्रेशन की, वो केवल फ्यू एग्जाम्पल पे ड्रॉन है, जो कि नेशनल और हिस्टोरिकल सेटिंग है, बहुत कम एग्जाम्पल है। इस तरीके से वो बोलते हैं कि जो आपके क्लासिकल थियरीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या है, अनसाइंटिफिक इन नेचर है। तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि किसने जो है क्लासिकल थियरीज को अनसाइंटिफिक बोला था, बाय गिविंग 3 प्रॉब्लम्स इन द क्लासिकल थियरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर आंसर होगा रॉबर्ट डहल। आई होप दिस इज क्लियर। Let's move on to our next phase, that is phase 4 of the evolution of public administration, और इसको बोलते हैं क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी विथ डेट यू कैन रिमेंबर 1948 टू 1970। ये ऐसा दौर था जिसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को समझ ही नहीं आ रहा था कि इसका पॉलिटिक्स के साथ क्या रिलेशन है, और किस तरीके से जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है पॉलिटिक्स से अलग होगा, उसके साथ होगा। तो एक तरीके से कंफ्यूजन क्रिएट हो रही थी, और इसीलिए क्या हुआ, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो पॉलिटिकल साइंस पे डिपेंडेंट हो गया। इसी कंफ्यूजन के बीच में जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या हो गया, डिपेंडेंट हो गया पॉलिटिकल साइंस पे, और इसीलिए इसको बोलते हैं क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी। और इसी फेज में जो है बहुत सारे सब टॉपिक्स इमर्ज हुए थे इन द मैटर्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और वो जो क्या थे, वो थे आपके न्यू ह्यूमन रिलेशंस थियरी, जिसके बारे में हमने बताया। इसके कंट्रीब्यूटर्स कौन कौन से हैं, क्रिस एर्गिरिस, डॉगलस मैकग्रेगर, रेंसिस लिंकर्ट एंड वॉरेन बेनिस। यू हैव टू रिमेंबर एवरीवन, बिकॉज यहाँ से जो है वन लाइनर्स में नहीं लेकिन मल्टीपल चॉइस में जब आपके क्वेश्चन आते हैं तो मैच द फॉलोइंग में ये जो क्वेश्चन है वो अक्सर के पूछे जाते हैं। तो न्यू ह्यूमन रिलेशंस के जो प्रोपाउंडर्स हैं वो ये हैं। फिर जो सेकेंड आपका आया था इमर्जिंग कंसेप्ट था वो था कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और इसमें थे एफ.डब्ल्यू. रिक्स एंड अदर्स। फिर थर्ड था आपका डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, और इसमें थे आपके एडवर्ड विडनर एंड एफ.डब्ल्यू. रिक्स। एंड लास्ट था एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट्स, और इसके जो थे एफ.डब्ल्यू. रिक्स। यानी अगर आप न्यू ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी को छोड़ दें तो इन तीनों में जो है एफ.डब्ल्यू. रिक्स कॉमन है। तो यहाँ से आपको पता चल जाता है एफ.डब्ल्यू. रिक्स जो है वो कितने इंपॉर्टेंट है। और न्यू ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी के भी जो थिंकर्स है, खास करके डॉगलस मैकग्रेगर, इनको आप बार बार जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आप इनके नाम को देखेंगे। लास्ट फेज है हमारा फेज 5 ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो पब्लिक पॉलिसी पर्सपेक्टिव कैसी होनी चाहिए, एक तरीके से इस बारे में चर्चा हुई, और ये जो फेज है 1971 से चलता ही आ रहा है। तो ये जो है पॉपुलैरिटी इसको कैसे मिली पब्लिक पॉलिसी पर्सपेक्टिव के लिए, तो बहुत सारे जब इंटरप्रिटेशन होने लगे, जैसे कि कम्युनिकेशन थियरीज आई, साइंस ऑफ मॉडलिंग थ्रू आया, तो ऐसे में जो है इसको एक तरीके से पॉपुलैरिटी मिली। और इन्होंने बताया, मतलब इस थियरी यानी इस फेज में ये बताया गया कि किस तरीके से सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक और पर्सनल जो फोर्सेस होते हैं वो पॉलिसी मेकिंग में इफेक्टिव होते हैं, यानी कहीं ना कहीं पॉलिसी मेकिंग में वो क्या करते हैं, कोई इफेक्ट डालते हैं। और इसके प्रोपाउंडर्स कौन थे, रॉबर्ट ए डहल, जेम्स विल्सन, चार्ल्स ई लिब्लम, हेस्कल ड्रॉर, विंसेंट ओस्ट्रॉम
ऑल पॉइंट आउट द म्यूचुअल इंपॉर्टेंस ऑफ डिफरेंट फोर्सेस, जैसे कि सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, एनवायरमेंट इन पॉलिसी मेकिंग। ओके, अब इसमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट हैं, और बहुत ज़्यादा नहीं, अगर आपको मोटा मटी आइडिया है कि इस फेज में बेसिकली क्या हुआ था, तो आप जो है, अगर आपको ये थिंकर्स पता चल जाएंगे तो आप आराम से जो है वो फेज को भी आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो ड्वाइट वाल्डो, वॉलेस सैरे, पीटर सेल्फ एंड अदर, उन्होंने क्या किया, पब्लिक पॉलिसी जो कंसेप्ट है उसको क्या किया, एम्फेसाइज किया। उन्होंने कहा कि जो पॉलिटिक्स का जो एनवायरनमेंट है एडमिनिस्ट्रेशन में, उसको उन्होंने उस कंसेप्ट को स्प्रेड करना शुरू किया। उन्होंने जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके रेलेवेंस को जज करना शुरू किया थ्रू इट्स वैल्यूज, डेमोक्रेसी एंड चेंज एज मच एज इन पॉलिटिक्स। और इस न्यू ट्रेंड को क्या बोला गया, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। So this concept is very important because from here questions have been asked directly. Okay, so what is new public administration? When public administration का जो हर तरीके से पॉलिटिक्स चेंज होने लगी, तो उस पॉलिटिक्स चेंज होने में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का क्या रेलेवेंस है, जब उस चीज को डिफाइन किया जाने लगा तो वो आपका आया न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। आई होप दिस इज क्लियर। फिर है आपके एफ.डब्ल्यू. रिक्स, डोनाल्ड सी स्टोन, जॉन डी मोंटेगरी, एडवर्ड विडनर, फ्रेडरिक सी मोसर एंड अदर्स। उन्होंने जो है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन पे बहुत सारे रिसर्च किए थे, और इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे जब हम इन सब लोगों के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो अब इस तरीके से कहा जा सकता है कि जो कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वो लास्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी में बनना शुरू हुआ था, तब वो अर्ली स्टेज पे था। लेकिन जैसे ही वो जो 20th सेंचुरी के लेटर हाफ में आया था, वो क्या हो गया, थोड़ा सा मेच्योर, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा मेच्योर हो गया। यानी पहले उसको पता ही नहीं था कि वो क्या है, फिर बाद में उसको पता चल गया कि उसका बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है। तो ये थे आपके 5 फेजेस। अब रीसेंट ट्रेंड्स क्या हैं, तो ग्लोबलाइजेशन हो रही है, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी बढ़ रही है। जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बढ़ेगी तो इस तरीके से लोगों की लाइफ भी इम्पैक्ट हो रही है, और केवल लोगों की लाइफ नहीं इम्पैक्ट हो रही है, एवरी पार्ट ऑफ द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट भी इम्पैक्ट हो रही है। और इसी की वजह से जो बहुत सारे कंसेप्ट हैं वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी आएंगे, क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी चेंज होगा। किस तरीके से जो है, जब आपकी पूरी सोसाइटी चेंज हो रही है, जब गवर्नमेंट चेंज हो रही है, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी नए नए कंसेप्ट आएंगे। और ये जो ट्रेंड है वो 1990s से जो है मतलब नोटिस किया जा सकता है। द वेव of change that was seen in administrative activities was also felt in the intellectual practice of administration। मतलब वो पहले थोड़े मेच्योर ज़्यादा हो गए थे, अब और मेच्योर होने लगे हैं। So these are recent trends। और ये जो नया ट्रेंड्स है वो क्या क्या है, वो है आपका मैनेजरियलिज्म, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, मार्केट बेस्ड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एंटरप्रेन्योरियल गवर्नमेंट, गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस, ई गवर्नेंस, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। सो ये आपको सब समझ में आ गया होगा, दीज आर रिसेंट ट्रेंड्स। ओके, सो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। अगर आपको इसकी स्लाइड्स चाहिए तो आप जो है हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम, और उसका जो लिंक है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। अगर आप हमसे डायरेक्ट कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं बाय द नेम ऑलवेज राइज यूजीसी नेट, जहाँ पर हम जो डेली क्वेश्चन देते हैं वहाँ के रिजल्ट पब्लिश करते हैं, साथ ही आपको इन्फॉर्मेशन भी देते हैं। सो थैंक यू सो मच। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।